इन द हाइट ऑफ द सी कहानी शुरू होती है सन 1850 में, जहां हरमन मेलविल नाम का एक राइटर थॉमस निकर्सन नाम के एक आदमी के पास आता है। दरअसल आज से करीब 35 साल पहले यानी सन 1820 में एसेक्स नाम का एक पानी का जहाज समुद्र में डूब गया था। जहाज डूबने के बाद उसके क्रू मेंबर्स को बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कुछ ही लोग किसी तरह जिंदा बचे थे। आज 30 साल बाद उन बचे हुए लोगों में से थॉमस ही ऐसा इंसान है जो अब भी जिंदा है। हरमन जो एक राइटर है, थॉमस से उस पूरी घटना की कहानी सुनना चाहता है ताकि वह उस पर अपनी किताब लिख सके। हालांकि थॉमस ये कहानी सुनाना नहीं चाहता क्योंकि वह अपने उस दर्दनाक अतीत को फिर से याद नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है और हरमन इस कहानी के बदले अच्छी रकम देने को तैयार है। अपनी पत्नी के कहने पर थॉमस आखिरकार हरमन को पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी 30 साल पहले सन 1820 में। उस समय इस बंदरगाह पर बहुत बड़े बड़े जहाज़ दिखाई देते हैं। यहाँ मछलियों का और ख़ास तौर पर व्हेल मछली से निकलने वाले ओनेल का बहुत बड़ा व्यापार होता है। उस दौर में इस ओनेल की ज़बरदस्त डिमांड होती है क्योंकि इसी से लैंप जलाए जाते हैं और मशीनें चलाई जाती हैं। इसी वजह से एक बहुत बड़ी कंपनी के कुछ ओनर्स ओवेन चेस नाम के एक सीरियलर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वे अपने सबसे बड़े जहाज़, जिसका नाम एसेक्स है, को समुद्र में भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह उसमें फर्स्ट मेट बनकर जाए। ये सुनकर ओवेन बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि पिछली जर्नी के बाद उसे वादा किया गया था कि अगली यात्रा में उसे कप्तान बनाया जाएगा। उसे कहा गया था कि उसे कैप्टन बनाकर कैप्टन के बाद वाली सबसे ऊंची पोजीशन दी जाएगी। इसी वजह से ओवेन बहुत नाराज़ हो जाता है। कंपनी वाले उसे समझाते हैं कि अगली जर्नी में वे उसे ज़रूर कप्तान बना देंगे और उससे ये बात कागज़ पर लिखवा भी लेते हैं। दरअसल इस बार जिस इंसान को कप्तान बनाया गया है उसका नाम जॉर्ज पोलार्ड होता है और वह कंपनी के मालिकों में से एक का बेटा होता है। अब जहाज़ के सफ़र की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस सफ़र में एक 14 साल का लड़का भी शामिल होता है जिसका नाम थॉमस होता है। वह अनाथ है। यही वही थॉमस है जो प्रेजेंट टाइम में पूरी कहानी राइटर को सुना रहा होता है। थॉमस और उसका साथी इस सफ़र में शामिल हो जाते हैं और एसेक्स जहाज़ समुद्र की ओर निकल पड़ता है। जब जहाज़ समंदर के सफ़र पर आगे बढ़ रहा होता है तब उसकी पालें नीचे की जा रही होती हैं। तभी एक पाल अटक जाती है जिसे नीचे करना बहुत ज़रूरी होता है। ओवेन बड़ी बहादुरी और फुर्ती से ऊपर चढ़ता है और चाकू से रस्सी काटकर उस पाल को खोल देता है। इससे साफ पता चलता है कि वह अपने काम में कितना माहिर है। वहीं दूसरी ओर जो नया कप्तान होता है यानी जॉर्ज, उसे इतना अनुभव नहीं होता। साथ ही वह ओवेन को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वह जहाज़ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। हालांकि जहाज़ के सभी लोग जानते हैं कि ओवेन कप्तान जॉर्ज से भी ज़्यादा अपने काम में कुशल है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद अगले दिन वे समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ ओवेन क्रू मेंबर्स से कहता है कि जहाज़ की पालियाँ कुछ कम कर दी जाए क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। लेकिन जब कप्तान जॉर्ज यह सब देखता है तो वह अपना रौब दिखाने के लिए आदेश देता है कि सारी पालें खोल दी जाए ताकि जहाज़ और तेज़ चले। ओवेन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें अपने सफ़र में पहला पड़ाव सुरक्षित और जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता। सारी पालें खोल दी जाती हैं और जहाज़ पूरी रफ्तार से तूफ़ान की ओर बढ़ने लगता है। बहुत जल्द ही वह एक भयानक तूफ़ान की चपेट में आ जाता है। यह एक बहुत बड़ा तूफ़ान होता है जिसमें जहाज़ को भारी नुकसान पहुंचता है। यहाँ ओवेन का फैसला बिल्कुल सही साबित होता है कि पालें कम रखनी चाहिए थीं, लेकिन जॉर्ज ने अपना रुतबा दिखाने के लिए सारी पालें खुली रखीं, जिसकी वजह से जहाज़ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। तूफान पूरी तरह से थमने के बाद कप्तान जॉर्ज ओवेन से कहता है कि अब हमें वापस लौटना होगा ताकि हम अपने जहाज़ की मरम्मत कर सकें। इसके साथ ही वह ओवेन से यह भी कहता है कि वापस पहुंचने के बाद उसे एक माफ़ीनामा लिखना होगा जिसमें वह यह लिखेगा कि उसने अपने कप्तान के आदेश नहीं माने, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। जॉर्ज उससे उसका इस्तीफ़ा भी मांगता है। ये सुनकर ओवेन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह कप्तान से कहता है कि पालें नीचे करना उसका फ़र्ज था और उसी की वजह से वे तूफ़ान में फंसे नहीं बल्कि कप्तान के गलत फैसले की वजह से फंसे थे। लेकिन जॉर्ज जोर देता है कि वह बस ओवेन को टेस्ट कर रहा था। ओवेन गुस्से में कहता है कि तूफ़ान के बीचों बीच किसी को टेस्ट करना बहुत गलत कप्तानी है। ये सुनकर जॉर्ज पूरी तरह भड़क जाता है और कहता है
तुम एक किसान के बेटे हो, मेरे खानदान के बारे में मत बोलो। मेरे पूरे परिवार ने यही काम किया है। दरअसल उस समय किसी जहाज का कप्तान होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और इसी बात का घमंड जॉर्ज के अंदर भरा हुआ होता है। लेकिन ओवेन खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर वे बिना ऑयल के लौटे तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। इसी वजह से वह जॉर्ज को समझाता है। वो कहता है, बिना ऑयल के वापस जाना आपकी फैमिली की शान के खिलाफ होगा। मैं भी चाहता हूँ कि हम ऑयल इकट्ठा करें और फिर जल्द से जल्द घर लौट जाएं। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं हमें उसे पूरा करना होगा। ओवेन की बात जॉर्ज मान लेता है और इसके बाद वे समुद्र की और भी गहराइयों में आगे बढ़ जाते हैं। अब उन्हें समुद्र में पूरे 3 महीने हो चुके होते हैं। एक दिन ऐसा दृश्य आता है जहां वे अपने बड़े जहाज से 3 छोटी-छोटी नावों में उतरकर व्हेल मछली का शिकार करने जाते हैं। यहाँ वे एक व्हेल को मारने में सफल हो जाते हैं। मछली को पकड़कर जहाज पर लाया जाता है और उसके शरीर से ऑयल निकाला जाता है, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में ऑयल निकलता है और वह भी इस पूरे सफ़र का सबसे छोटा शिकार होता है। समय बीतता जाता है, लेकिन कई महीनों तक उन्हें कोई बड़ी व्हेल नहीं मिलती। वे अपने घर से बहुत दूर आ चुके होते हैं। खाने पीने का सामान भी अब कम होने लगता है और क्रू मेंबर्स के बीच तनाव बढ़ने लगता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो पहले इसी रास्ते पर जा चुका होता है और जिसका एक हाथ नहीं होता। वे उससे पूछते हैं कि उन्हें आगे कहाँ व्हेल मिल सकती है। वह आदमी बताता है कि कई साल पहले जब वह वेस्ट की ओर गया था तो उसके जहाज़ का टारगेट था 3000 बैरल ऑयल इकट्ठा करना, लेकिन वहाँ उन्हें एक विशाल सफ़ेद व्हेल मिली जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट थी। वह इतनी खतरनाक थी कि उसने एक ही हमले में पूरे जहाज़ को तबाह कर दिया। कई लोग मारे गए और उसी हमले में उसका हाथ भी कट गया। शुरुआत में वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वह उन्हें वेस्ट की तरफ कुछ खास जगहों के बारे में बताता है तो उन्हें लगने लगता है कि शायद उसकी बात सच हो सकती है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे वहां जाकर इतना ऑयल इकट्ठा कर सकते हैं कि अपने घर वापस लौट सकें। इसके बाद वे सभी अपने बड़े जहाज से छोटी नावों में उतरकर समुद्र में व्हेल मछलियों का शिकार करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वही विशाल सफ़ेद व्हेल वहां आ जाती है जिसके बारे में उस आदमी ने उन्हें बताया था। वह व्हेल इतनी बड़ी और ताकतवर होती है कि एक ही बार में उनकी नावों को पलट देती है। इसके बाद वह सीधे उनके जहाज एसेक्स पर हमला कर देती है। जहाज हिलने लगता है, लकड़ियां टूटने लगती हैं और देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र में डूबने लगता है। ओवेन व्हेल को मारने के लिए भाला फेंकता है। भाला एकदम सही जगह पर लगता है और उसके शरीर में ढल जाता है। वह भाला एक रस्सी से बंधा होता है जो तेजी से पानी की गहराई में खींचने लगता है। कुछ ही पलों में वह रस्सी टूट जाती है और भाला व्हेल के शरीर से निकल जाता है। अब सभी लोग अपनी अपनी छोटी नावों में उतर जाते हैं और कुछ ही देर में उनका पूरा जहाज समुद्र में समा जाता है। उनके सामने अब एक ऐसा सफ़र होता है जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता कि यह उन्हें कहाँ ले जाएगा। एक बार फिर किस्मत उनका साथ नहीं देती। समुद्र में एक और भयानक तूफान आता है जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। वे इसी तरह बहते हुए पूरे 34 दिन समुद्र में भटकते रहते हैं। अब उनके पास खाने का सामान लगभग ख़त्म हो चुका होता है। तभी उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उन्हें एक द्वीप नज़र आता है। उसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी नावों को उस द्वीप की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर वही विशाल सफ़ेद व्हेल जिसने उनके जहाज़ को डुबोया था सामने आ जाती है। वह फिर से उन पर हमला करती है और उनकी सारी नावों को डुबो देती है। किसी तरह सभी लोग तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं, यानी अब वे सभी उस द्वीप पर फंस चुके होते हैं। वे फैसला करते हैं कि यहाँ दिन रात आग जलाकर रखेंगे ताकि अगर कोई जहाज पास से गुजरे तो धुआं देखकर समझ जाए कि इस द्वीप पर लोग फंसे हुए हैं। इसी दौरान ओवेन खाने की तलाश में निकलता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह वापस आकर सबको वहाँ बुलाता है। जब वे गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कई इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि पहले भी कुछ लोग यहाँ आकर फंस चुके होंगे और मदद का इंतज़ार करते करते यहीं मर गए होंगे। तब उन्हें एहसास होता है कि समुद्र के इस हिस्से में शायद ही कोई जहाज़ आता हो। इसी वजह से वे अपनी टूटी फूटी नावों की मरम्मत करते हैं और एक बार फिर से उन्हें तैयार करते हैं। अब वे यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके कुछ साथी जाने से मना कर देते हैं। उनमें ओवेन का एक दोस्त भी होता है। वह कहता है, अगर मैं घर पहुँच गया तो तुम्हारे लिए ज़रूर मदद भेजूंगा।
समंदर में आगे बढ़ते हुए बहुत जल्दी उनमें से एक साथी मर जाता है। समंदर के नियमों के अनुसार उसके शरीर को पानी में बहा देना चाहिए था, लेकिन ओवेन ऐसा करने से मना कर देता है। वो जानता है कि उनका मरा हुआ साथी ही अब बाकी लोगों को जिंदा रख सकता है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए उन्हें अपने ही साथी को खाना पड़ता है। ये फैसला बेहद दर्दनाक होता है। थॉमस, जो अभी मात्र 14 साल का बच्चा है, अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और डर से कांप उठता है। लेकिन फिर भी उनकी समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका सफ़र और कितना लंबा होने वाला है। धीरे धीरे समंदर में 71 दिन बीत जाते हैं। अब हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वे अपना पेट भरने के लिए एक खौफनाक खेल खेलने लगते हैं, जिसमें तय किया जाता है कि किससे अपनी जान देनी होगी ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें। जब ये खेल खेला जाता है तो उसमें कप्तान जॉर्ज पोलार्ड का नाम आता है। उसके कजिन से कहा जाता है कि उसे जॉर्ज को मारना होगा, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बजाय जॉर्ज खुद को गोली मार लेता है। जिस आदमी को अपने कप्तान होने पर अपने खानदान पर बहुत घमंड था, कुदरत ने उसके उस पूरे घमंड को चकनाचूर कर दिया होता है। वे सभी इसी तरह समंदर में बहते रहते हैं। एक दिन फिर वही विशाल सफ़ेद व्हेल, जिसने उनके जहाज़ को तबाह किया था, उनकी नावों के बीचों बीच आ जाती है। ओवेन भाला उठा लेता है ताकि वह उसे मार सके। जब वह व्हेल उसके पास से गुजरती है तो उसे उसके शरीर पर वही निशान दिखाई देता है जो पिछली बार उसने भाला मारकर उसे दिया था। ओवेन उसकी आंखों में देखता है। कुछ पल सोचने के बाद वह उस पर हमला नहीं करता। व्हेल चुपचाप वहां से चली जाती है और इसके बाद वह कभी भी उनके पीछे नहीं आती। इसी तरह समंदर में सफ़र करते हुए कप्तान जॉर्ज और ओवेन की नावें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, यानी अब दोनों अलग अलग रास्तों पर बह रहे होते हैं। कुछ समय बाद ओवेन को दूरबीन से एक जहाज़ दिखाई देता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और उसका साथी लगातार प्यास और कमजोरी से जूझते रहते हैं। एक दिन उन्हें दूर एक ज़मीन का टुकड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर 14 साल के थॉमस के अंदर उम्मीद जाग उठती है। वे अपनी नाव उस तरफ मोड़ देते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद वहां पहुंच जाते हैं। 11 जून 1821 को वे आखिरकार अपने घर वापस पहुंचते हैं। थॉमस अपनी पत्नी को देखकर बेहद खुश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वह सबको खो चुका है। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी होती है, जिसे वह पहली बार देखता है। इसके बाद कंपनी इन दोनों पर दबाव डालती है कि वे झूठी कहानी सुनाएं, ताकि कंपनी की साख निवेशकों और इंश्योरेंस कंपनियों के सामने खराब ना हो। वे उन्हें पैसों का लालच भी देते हैं, लेकिन ओवेन साफ कह देता है, मैं तुम्हारी झूठी कहानी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वह अपना इस्तीफा दे देता है। उधर कप्तान जॉर्ज को इंक्वायरी के सामने पेश किया जाता है। भले ही उसके पिता कंपनी के ऑनर्स में से एक होते हैं, लेकिन मौत को इतने करीब से देखने के बाद वह पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इंक्वायरी के सामने सच बता देता है कि उनका जहाज एक विशाल सफ़ेद व्हेल ने डुबोया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां बूढ़ा थॉमस ये पूरी कहानी राइटर हरमन मेलविल को सुना रहा होता है। वो बताता है कि कप्तान जॉर्ज एक बार फिर उस सफ़ेद व्हेल की तलाश में समुद्र में गया, लेकिन उसे वह कभी नहीं मिली। इसके बाद कप्तान जॉर्ज को ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया गया। वहीं ओवेन ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाया। उसने उस द्वीप पर मदद भेजी, लेकिन तब तक उसका दोस्त मर चुका था। हालांकि वहाँ बाकी 3 लोग अभी भी जिंदा थे, जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन तीनों को बचा लिया गया। इसके बाद ओवेन अपने परिवार के साथ शहर छोड़ देता है। वह एक क्वेश्चन कैप्टन बन जाता है और हमेशा अपने जहाज़ को अपनी शर्तों पर चलाता है। थॉमस राइटर से पूछता है, तुम इस कहानी को कैसे लिखोगे? हरमन जवाब देता है, मैं एक महान कहानी लिखूंगा जो सच्ची घटना से प्रेरित होगी। वो कहता है कि इस कहानी से उसे सिर्फ एक उपन्यास नहीं मिला, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हरमन वहाँ से चला जाता है। वह 1 साल में इस किताब को पूरा करता है और उसका नाम रखता है मोबी डिक, जो आगे चलकर अमेरिका की सबसे मशहूर किताबों में से एक बन जाती है। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।